सेम सेम सेम, ठीक। इनफैक्ट कोई होना चाहिए। चलें, हमने इसमें क्या किया हुआ था कि मैंने इसमें हर चीज को हमने लेयर्स में बना दी। इवन जो बैकग्राउंड हिल्स हैं, स्टोन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बेसिकली इन लेयर्स। इफ आई हाइड ऑल माय लेयर्स, यू कैन सी दिस कि हर चीज को हमने लेयर में डाल के इतनी सारी लेयर्स बनाएंगे। तो लेयर बेसिकली अलाउज यू टू डू सम ऑर्गेनाइजेशन की इवेंचुअली आपका पूरा सीन गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा बेसिक। बल्कि ये वॉल भी अगर हम चाहें तो इसको भी वॉल को और ये बाकी कंपोनेंट्स को भी हमने ये भी फिलहाल नहीं डाले। और ये जो प्लेन्स थे तरक्की का, इसमें कुछ ट्रीज के लिए बनाए हुए हैं, अभी टेक्सचर मिसिंग है। कुछ में एक्चुअली मैंने कैरेक्टर मॉडल करके, अब इतने सारे कैरेक्टर्स हम कहाँ पे रखें, तो उसकी सिर्फ इमेजेस लेके या उनकी थोड़ी एनिमेशन लेके एक सिंगल कैरेक्टर बनाया, उसको एनिमेट किया, उसकी एनिमेशन की इमेजेस बनाई, अलग वीडियो बना दी। फिर माया में एक प्लेन पे वो तस्वीर लगा दी, कल में क्रोमा वाली बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब जब इसको प्लेबैक होता है, टेक्सचर का आ जाता है, तो यहाँ पे लगता है कि यार ये कैरेक्टर्स खड़े हैं और वो कुछ कोई ना कोई खड़े हुए एक जगह पे, कोई ना कोई एक्शन या आपस में बात कर रहे हैं, कोई ना कोई। तो ये वो उस सेंस में था। बहरहाल ये प्लेन्स की आगे हम आगे ट्रिक्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पर फिलहाल मुझे सिर्फ लेयर एडिटर को थोड़ा समझाना था। तो लेयर एडिटर बेसिकली क्या करता है कि इट अलाउज यू टू मैनेज योर सीन एंड वर्क विद योर सीन। तो अब इतने सारे सीन को मैंने क्या किया था, एक एक ऑब्जेक्ट को हमने लेयर में डाल दिया था, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो सेंटर वाले ऑब्जेक्ट ये एक अलग लेयर में डाल दिया। स्ट्रीट लाइट्स जितनी भी थी पूरे सीन के अंदर, हालांकि अब ऑब्वियसली ये मायन सीन है और स्टोरी थोड़ी सी अजीब सी थी, तो इसमें हमने स्ट्रीट लाइट्स पता नहीं क्यों फेंकी थी, बट बहरहाल इसमें स्ट्रीट लाइट्स भी आ गई थी, ठीक है, जो कि होनी नहीं चाहिए वैसे इस प्री हिस्टोरिक दौर में। बहरहाल स्ट्रीट लाइट्स आ गई, केजेस आ गए थे, और ये आर्किटेक्चरल हाउस एक ये भी था हमारे पास। तो जो जो मेन बिल्डिंग्स थी हमने हर किसी को उसकी अलग अलग लेयर में डालते चले गए। इसी तरह से किंग्स पैलेस था हमारे पास ये वाला, ये किंग पैलेस इसका वन, ये किंग पैलेस टू, इस तरफ इसी की डुप्लीकेट लेके। देन गेट्स वगैरह, माउंटेन्स, रॉक्स, सब चीजें जो थी हर किसी को हमने इंडिविजुअल लेयर पे जाके पुट कर दिया। तो दैट अलाउड अस कि हम हर सीन को कम्प्लीमेंट कर सकें। तो जब आप मॉडल करते जाओ, तो जब आपकी एक बिल्डिंग बनी, अगर मेरे पास 10 बिल्डिंग्स है, हर बिल्डिंग को अलग अलग लेयर पे डालो। फर्स्ट हर बिल्डिंग को अलग 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 लेयर पे डाल। उससे ये होगा कि मैं आराम से, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ इस सेंटर वाले एरिया पे काम करना है, तो मेरे पास ये पूरा एनवायरनमेंट भरा पड़ा है और मेरा माया नहीं चलेगा, ठीक है। इवन दो ये लो पॉली मॉडल बना हुआ है एंड इट आई कैन वेरी इजीली नेविगेट हियर, बट अगर ये हाई पॉली बना रहे होते हैं हम और ये हाई पॉली होता और सेगमेंट भरे होते तो मेरा माया हैवी हो जाएगा, नहीं चल पाए। तो अब क्या करें, तो फिर उसमें ये होता है कि जिस लेयर पे ये है उसको छोड़ के बाकी सारी लेयर्स में हाइड कर देता है। फर्स्ट थिंग, एक कहानी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, चलो लेट मी हाइड एवरीथिंग एल्स ताकि आई कैन प्रूव माय पॉइंट। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, अच्छा जिसको रहने दिया, सॉरी ये हो गई। एंड देन फाइनली क्लिक 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 क्लिक, ठीक। तो बाकी सब चीजें गायब हो गई, सिर्फ बॉर्डर मैंने रखा हुआ है और वो जो प्लेन्स थे, इनफैक्ट अगेन ये भी लेयर पे नहीं डाले, कुछ माउंटेन रह गए, लेकिन अब मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई कैरेक्टर वॉक करते हुए ऊपर जा रहा है, तो आई कैन फोकस ऑन दैट, ठीक। तो लेयर्स का फायदा ये मिल जाता है कि जिस अगर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक मॉस्क अपने पूरे सीन में 40 बिल्डिंग्स रखी है, तो क्यों दिखा रहे हो जबकि आप उस पर भी फिलहाल काम नहीं कर रहे। फाइनल ऑब्वियसली अब ये चीज हाइड हो गई थी, रेंडरिंग में भी नजर नहीं आएगी, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। जब मैं इसको रेंडर करने जाऊंगा तब मैं सब चीजें भले विजिबल करूँ, पर वरना सीन बनाया, एक ऑब्जेक्ट मॉडल किया, लेयर में डाला, उसको हाइड करा दिया, उससे क्या होगा, सीन आपका हैवी नहीं होगा। सिर्फ अभी मैं सीन के ऊपर काम कर रहा हूँ। फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यार नहीं, मुझे थोड़ी सी विजुअलाइजेशन चाहिए कि ये प्लेन्स कहाँ पर है, ये प्लेन्स कहाँ पर है, मे भी उसको डायरेक्शन में पॉइंट करना है या कोई चीज यहाँ से आ रही है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस हाउस को हमने सेलेक्ट किया, लेयर को, ठीक, राइट क्लिक किया एंड वी कैन गो इनटू एट्रीब्यूट्स। जब हम उस लेयर की एट्रीब्यूट में जाएंगे तो उसका एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा, यहाँ पे उस लेयर की एक्स्ट्रा सेटिंग आ जाती है। बाय डिफॉल्ट हर लेयर में सिर्फ 3 चीजें आती है, विजिबिलिटी, ठीक, और वी फॉर विजिबिलिटी की वेदर वो लेयर विजिबल हो ना हो। सेकंड, वेदर वो लेयर ट्रांस टेम्पलेट हो, टेम्पलेट से मतलब लेयर आपको नजर आएगी पर वो वायर फ्रेम में होगी, ठीक। अब सीधे एवरीथिंग एल्स इज टेक्सचर्ड शेडेड है, ये वाली लेयर वायर फ्रेम में हो गई, नहीं होता क्योंकि वायर फ्रेम में वो शेड काउंट नहीं करता, मटेरियल शेड उसका नहीं आ रहा होता, तो ये कंसिडरेबली लाइट वेट हो जाती है। दूसरा, जब वायर फ्रेम में आता है तो एडवांटेज ये मिलता है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, ये जो टी का मतलब है, ये लेयर अब मेरी सेलेक्ट नहीं होगी। लेयर का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वंस हमने एक प्लेन बना दिया तो एक्सीडेंटली बार बार चीजें बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो गई। समटाइम्स ये लेयर बनाई, उसको टेम्पलेट में डाला, लेयर में किया और
अब उसको मैं सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ और ये वायर फ्रेम में मौजूद भी है, जस्ट इन केस मुझे रेफरेंस के तौर पे चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है आर का, टी पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो आर आ जाएगा, आर फॉर रेफरेंस। मतलब मुझे अभी शेडेड व्यू भी दिखा रहा है, ठीक शेड नजर आ रहा है, पर मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। समटाइम्स हम ऐसा भी करते हैं कि बैकग्राउंड बनाया, बार बार बैकग्राउंड मेरा सेलेक्ट हो रहा है, जमीन बार बार सेलेक्ट हो रही है, दीवारें बार बार सेलेक्ट हो रही है रूम की, तो सिर्फ दीवारों को सेलेक्ट करके न्यू लेयर पे करके उसको ऐड करवा दिया ऑब्जेक्ट को, और फिर उसको हमने या तो आर कर दिया ताकि दीवार नजर आए पर सेलेक्ट ना हो, जमीन नजर आए पर सेलेक्ट ना हो, टी कर देंगे तो टेम्पलेट हो जाएगा, आर कर देंगे रेफरेंस, और फिर दोबारा क्लिक किया तो गायब हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ गए यहाँ पे। तीसरा जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर इसका एडवांटेज आता है कि आप राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जाएं। जब एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जाएंगे तो एक्स्ट्रा सेटिंग्स आ जाती हैं। एक तो हुई डिस्प्ले टाइप, रेफरेंस हो, नॉर्मल हो या टेम्पलेट। नॉर्मल मीन्स वहां पे जब ब्लैंक हो जाता था, टी से टेम्पलेट और आर से रेफरेंस। तो अगेन टेम्पलेट कर दिया मैंने तो आपकी लेयर टेम्पलेट हो गई, सॉरी। इसी तरह से मैंने रेफरेंस किया तो रेफरेंस हो गई, फाइनली नॉर्मल किया तो नॉर्मल हो गई, मीन्स अब मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा लेवल ऑफ डिटेल, ये वो ऑप्शन है जो वहां पे नहीं आ रहा, तो ये आपको एट्रीब्यूट एडिटर में एक्सेस करना होता है। लेवल ऑफ डिटेल का मतलब ये कि मैं अभी इस टाइम इसकी फुल डिटेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आके एक ऑप्शन उसने दिया हुआ है बाउंडिंग बॉक्स का, मैं ये भी ऑन कर दूँ। बाउंडिंग बॉक्स का करेगा कि उसको जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा बॉक्स दिखा देगा बस, ठीक। ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसके लिए सिंपल से बॉक्सेस आ गए और अकॉर्डिंग उसके हर ऑब्जेक्ट की मेन ज्योमेट्री के हिसाब से। तो अब एज ए रेफरेंस के तौर पे मुझे पता है कि यार यहाँ पे एक बिल्डिंग, और ये बिल्कुल फिर बहुत लाइट वेट हो जाता है। अगर आपको एनी हाउ बिल्डिंग दिखानी भी है ताकि आपको पता चले कि अगली बिल्डिंग मैंने कहाँ पे रखनी है या अगला ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना है, या इवन कैरेक्टर है या ऑब्जेक्ट्स हैं सीन में बहुत सारे मैंने बनाए हुए, पत्थर 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 पत्थर, तो बहुत हैवी हो जाते हैं, तो हम उनको यहाँ पे उसकी रेफरेंस एट्रीब्यूट एडिटर में आके अभी वैसे यार ओके मेक इट ए बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स का मतलब ये कि सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के बॉक्स आ जाए, ठीक। तो अब जितने भी लेयर्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करूँ उसके लिए सिर्फ बॉक्स आ रहा है। देन इसको हम ये दूसरी चीज ये कि शेडिंग में भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ डिटेल फुल लेकिन शेडिंग नजर ना आए, तो शेड गायब हो गया, ये वही टेम्पलेट हो गया पर अब मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। इवन तो मैंने 5 भी प्रेस किया हुआ है, 6 भी मैं प्रेस करूँ पर इसका शेड नजर नहीं आएगा। ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वापस मैं इसमें आ गया, राइट क्लिक एट्रीब्यूट एडिटर, ये एक और ऑप्शन है कि आप उसकी शेडिंग को गायब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जस्ट ताकि सीन आपका लाइट वेट हो जाए। अगर आप उसको वाइड फ्रेम में भी देखना चाह रहे हो और सेलेक्ट भी करना चाह रहे हो, जब टेम्पलेट करते हो तो टेम्पलेट में आप सेलेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि यार ऑब्जेक्ट भले वायर फ्रेम में रहे पर मैं उसको ओकेजनली सेलेक्ट कर सकूं ताकि मैं पोजीशन के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करूं, तो यहाँ से आके हम शेडिंग हटा देते हैं ताकि सीन मेरा हैवी ना हो। अगेन ये इसीलिए जरूरी है कि हमारे पास लैपटॉप में कैपेबिलिटीज बड़ी कम होती है, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स जो है बड़े कॉम्प्लेक्स सीन में काम करने से हमें बड़े अच्छी तरह बचा सकती है कि हमारा सीन माया क्रैश ना हो बार बार, तो उसको हम ये हटा देते हैं। दूसरा टेक्सचरिंग इटसेल्फ, जब हम 6 प्रेस करते हैं, 6 प्रेस करने से टेक्सचर्स आ जाते हैं व्यू पोर्ट में। टेक्सचर्स डू आल्सो टेक अप योर कैलकुलेशन टाइम। अगर मैं टेक्सचर ऑन किया हुआ है तो अब ये टेक्सचर जो है वो टाइम जरूर लेगा कैलकुलेशन में, तो व्यू पोर्ट इस वजह से भी हैवी हो जाता है। तो अगर आप टेक्सचरिंग में काम नहीं कर रहे हो तो 5 प्रेस का भी काम किया करो ताकि टेक्सचर डिसेबल हो जाए, हाइड हो जाए, तो उससे थोड़ा सा और आपका व्यू पोर्ट सही से चलेगा। अगर आपने 6 प्रेस करके ऑल द टाइम काम कर रहे हो दैट मींस यू आर टर्निंग ऑन द टेक्सचर मोड, और उसकी वजह से आपका व्यू पोर्ट फिर हैवी, माया फिर हैवी होना शुरू होता है। तो फिर अक्सर औकात हम ये करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, भले फुल नजर आए, शेडिंग भी नजर आए, पर उसका टेक्सचर मुझे नजर ना आए, तो मैंने यहाँ से टेक्सचर हटा दिया जस्ट इन केस इफ आई वांट टू डू दैट। फिर प्लेबैक, ये एनिमेशन से रिफर करता है कि क्या जब मैं एनिमेशन प्लेबैक करूं तो उसमें चीज नजर आए नहीं आए। विजिबल इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट आपका विजिबल हो ना हो। कलर, हम इसको स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्ट का कलर फॉर एग्जांपल हमने पिंक कर दिया या ब्लू कर दिया, तो इफ यू टर्न द वायर फ्रेम तो उसका कलर उस हिसाब से हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये हो जाता है व्हेन यू मेक दिस एज ए रेफरेंस, ठीक है। इसको अगर हम कलर करते हैं फॉर एग्जांपल रेड, ये कौन सी लेयर से रेड की क्यों नहीं हुआ, आरजीबी नहीं, इंडेक्स कलर, क्यों इंडेक्स कलर, इसका कलर रेड क्यों नहीं हुआ। इफ आई कैन रिमेम्बर इट करेक्टली, ये कलर जो वायर फ्रेम का कलर है उसको चेंज कर देता था जस्ट टू इंडिकेट कि ये कौन सी लेयर के ऑब्जेक्ट है। ये कलर क्यों नहीं चेंज किया इसने। अच्छा, एक मिनट, सेलेक्ट दिस लेयर, यहाँ पे गए ये टेम्पलेट,
और आई थिंक ये वाली थी, ये टेम्पलेट, इस पर डबल क्लिक किया, इंडेक्स कलर विजिबल हिडन ऑन प्लेबैक, रेफरेंस नहीं, नॉर्मल, क्लिक करके ये हो गया पिंक, हो जा रहा होगा नहीं, क्यों नहीं हुआ। बहरहाल इसके आगे कलर कोडिंग दी हुई है इस यहीं पे ये बॉक्स पे, तो ये जस्ट टू मैच के, अगर जैसे यहाँ पे आ गया तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो मैं यहाँ पे तो रीनेम कर पा रहा हूँ कि भाई ये लेयर स्काई लेयर की है, बट मुझे भी नहीं पता स्काई कहाँ गया, या रॉक्स है या माउंटेन है, या फॉर एग्जाम्पल किंग्स पैलेस है, तो ये कौन से किंग पैलेस की बात कर रहा है यहाँ, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमने अभी फिलहाल नेमिंग नहीं दी, वो हम दे सकते हैं, तो ये कलर कोडिंग से जरा पहचानने में आसान हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने अगर आके पिंक कर दिया, तो क्राउन जो था हमारा वो पिंक, वायर फ्रेम, उसके वायर फ्रेम का जो कलर है वो पिंक हो गया, तो अगर हम 4 प्रेस करें तो भी पिंक, 5 में भी पिंक, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है शेडेड व्यू ऑन करने का, वायर फ्रेम ऑन शेडेड का, तो वो पिंक करके तो अब इंडिकेट हो गया कि यार ये पिंक वाला जो है ये वाला पिंक है, तो हम थोड़ा सा कलर कोडिंग मैच कर लेते हैं। इसको जो हमने रेड किया था ये हजरत पता नहीं क्यों अभी भी, हाँ अब आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, तो रेफरेंस पे क्लिक कर दिया था, गैस इस वजह से वो हो जाता है। रेफरेंस बेसिकली ओवरराइड कर देता है आपके कलर कोड को। रेफरेंस मींस कि ऑब्जेक्ट विजिबल भी है पर इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये ब्लैक हो जाता है इंडिकेटिंग कि ये लॉक्ड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर जो हो गया इसके वायर फ्रेम का, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट लॉक है, आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जब आप यहाँ से रेफरेंस हटा दोगे तो वो वापस फिर रेड आ जाना शुरू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कलर कोडिंग करके हम लेयर को मैनेज करते हैं कि यार अच्छा ये रेड वाला जो था ये वाला हाउस है, पिंक वाला ये वाला हाउस है, और ये जो मेरा था आई थिंक ये सेंटर पैलेस है। इसी तरह से इसको उठा के हमने ग्रीन कर दिया, तो ये ग्रीन हो गया, तो वी कैन वेरी इजीली अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल मैनेज किया। अच्छा ये किंग्स टेम्पलेट, तो इसको उठा के हमने नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ वायर फ्रेम व्यू कोड, वायर फ्रेम जो नजर आ रहा होता है फॉर एग्जांपल जब 4 प्रेस करते हैं तो ये वायर फ्रेम सिर्फ व्यू कोड में नजर आ रहा होता है, 5 प्रेस किया तो शेडेड व्यू आ गया। फिर वायर फ्रेम ऑन शेडेड ये वाला ऑप्शन है, एक शेडिंग में जाके किधर है ऑप्शन, यूज डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट, स्मूथ शेडेड सिलेक्टेड, फ्लैट स्मूथ शेड और बाउंडिंग बॉक्स स्मूथ शेड, यहाँ पे एक ऑप्शन होता था वायर स्मूथ वायर फ्रेम, नहीं ये ऑप्शन कौन सा है इसमें यार, हाँ वायर फ्रेम ऑन शेडेड, अस्तगफुरुल्लाह, वायर फ्रेम ऑन शेडेड का शेडिंग व्यू में जाके इफ यू टर्न दिस ऑन, दैट मींस कि शेडेड भी दिखाओ और वायर फ्रेम दोनों एक साथ दिखाओ। उसमें फिर कभी कभी मॉडलिंग में हमें बड़ा हेल्पफुल हो जाता है सेगमेंट्स देखने में, कि वरना अगर आप हटा दोगे तब आपको उसको जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे तो वायर फ्रेम उसकी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा होता। तो इसमें ये होगा कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स का आपका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा होगा, लेकिन ये कलर सिर्फ व्यू कोड की मैनेजमेंट के हवाले से है। तो एक लेयर्स बनाने की आदत डालो, लेयर्स को नेम करके ऑब्जेक्ट्स को हर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डालना शुरू करो, वरना आगे चल के स्टोरी में अगर इतना बड़ा माहौल आपका आ रहा है तो फिर बहुत हैवी होना शुरू हो जाएगा इससे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हमने उसको हाई पॉली में मॉडल किया हुआ है तो अभी भी इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, क्योंकि एजेस यू कैन सी इसके बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा एजेस इसकी बनी हुई है, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। बहरहाल एक तो ये लेयर्स का, फिर उस लेयर्स को फर्दर कस्टमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको राइट क्लिक किया, उसके एट्रीब्यूट्स में गए, या तो उसको टेम्पलेट कर दिया नॉर्मल रखते हुए, फिर हम उसको बाउंडिंग बॉक्स कर देते हैं, तो ये चीज फिर बड़ा हमारे लिए आसान हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, उसकी लेयर में जाओ और उसको जाके एट्रीब्यूट एडिटर डिस्प्ले में जाके बाउंडिंग बॉक्स करो। इसी तरह से वापस चैनल बॉक्स में गए, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आई थिंक ये वाला था, इसकी भी एट्रीब्यूट एडिटर में गए, डिस्प्ले में जाके बाउंडिंग बॉक्स कर दिया। तो आपका सीन जो होगा वो अब ऑब्जेक्ट मौजूद है बाउंडिंग बॉक्स में है, मैं इसको बड़ा आराम से नेविगेट कर सकता हूँ। तो मुझे रेफरेंस के तौर पे पता चल गया, अच्छा यहाँ पे बिल्डिंग थी, यहाँ बिल्डिंग थी, यहाँ बिल्डिंग थी। इसी तरह से बाकी बिल्डिंग जो है आई कैन टर्न एवरी सिंगल बिल्डिंग ऑन, और मैं विजिबिलिटी गायब नहीं कर रहा, पर मैं क्या करूंगा कि उसको उठा के जो है आपका राइट क्लिक किया, एट्रीब्यूट्स में जाके उनको बाउंडिंग बॉक्स कर देता हूं, ताकि वो बॉक्सेस की सूरत में जब मुझे इंडिकेट होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सीन में मौजूद तो है पर बॉक्स है, तो इससे क्या होगा कि ये तो सेंटर क्राउन रहा, सेकंड टेम्पलेट एट्रीब्यूट फुल, इसको भी बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस हमारे पास आना शुरू हो, इससे व्यू पोर्ट आपका बड़ा फास्ट और क्विक नेविगेशन हो जाएगी। एक इस चीज की हमें आगे डालनी पड़ेगी और डालनी चाहिए कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है फिर तो ठीक है, पर जैसे लास्ट टाइम हमने हर्ट्स पे 4 5 6 हर्ट्स बनाई थी, तो कोशिश करो कि 2 3 हर्ट्स का अलग अलग ग्रुप बनाओ, बैकग्राउंड अलग ग्रुप बनाओ, जमीन अलग, तो उसको लेयर्स में डाल दो, इससे बड़ा हमारे पास थोड़ा सा काम करना आसान हो जाता है। दूसरा फिर ग्रुप करो, एक माया में ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट किया और ये सबको इसके इससे जो रेलेवेंट कंपोनेंट्स है इन सबको किया सेलेक्ट,
ये इसके ताज पर निकले हुए थे। अच्छा, अब ये सब एक एक कर कर हैं। इन सबको सेलेक्ट किया और फिर मैं मैश में जाऊं और कंबाइन कर दूं। ठीक, मैश में जाके कंबाइन करने से क्या होगा कि वो इन तमाम को उठाकर एक सिंगल ज्योमेट्री बना देगा। ठीक है, अब सिंगल ज्योमेट्री बनाएगा और कैसे, फॉर एग्जांपल फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, लेट मी, मैं अलग फाइल में काम करना चाह रहा हूँ, इसके साथ मैं थोड़ा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा। सीन्स, करंट बैच और इनफैक्ट एक इसको, और मेरे पास एक दूसरा महल था, वो किधर गया, ये वाला था, कंट्रोल जेड। इन सबको किया सेलेक्ट, ये भी हो गए। इस तरफ के ताज स्टेयर्स एंड और क्या बचा। ठीक, ये पूरा महल सेलेक्ट हो गया, वो महल सेलेक्ट हो गया। फाइल में गए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन और सीन्स पे डबल क्लिक करते हुए यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना देते हैं लोकेशंस का या प्रॉप्स का। चलो यार, प्रॉप्स मींस एक्स्ट्रा प्रॉप्स जो मेरे सीन में चाहिए होते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, अलग अलग बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दें, इसका क्या नाम होता है, बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, PYRI, पिरामिड टेम्पल्स। सेव, see, select, read on, file, import of pyramid temples. Let me import them. चलो, इधर गया मेरा भाई, उसी आजा। चलो, तो ये दो मेरे पास पिरामिड के टेम्पल्स आ गए। अब एक तो हमने एक्सपोर्ट किया था तो ऑटोमेटिकली उनकी दोनों की दोनों लेयर्स आ गई। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डिलीट दिस लेयर्स अगेन, डिलीट दिस लेयर एंड डिलीट दिस लेयर। पहला काम हम ये करेंगे कि मैंने इसको मॉडल किया। ठीक है, लेट मी प्रेस 5 और इनफैक्ट इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल। ये सारे एक्चुअली जो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट खराब हो गया वो मटेरियल्स और टेक्सचर की वजह से, कि इनके जो मटेरियल्स थे वो थोड़े से हमारे पास या तो खराब हो गए हैं या नहीं मिल रहे। राइट सेलेक्ट, असाइन न्यू मटेरियल और इन सबको एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मटेरियल अगर मैं असाइन कर दूं एंड यूवी हिट ऑटोमेटिक मैपिंग राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। उसके बाद भी क्यों नाराज है यार। ठीक, ये हजरत काले पीले क्यों नजर आ रहे हैं, 5 6, अच्छा ठीक, चलें। मतलब जो मॉडल पहले बनाया हुआ था वो टेक्सचर वगैरह था उस वहाँ पे सही था। जब इसको हमने एक्सपोर्ट किया तो एक्चुअली मैंने एक्सपोर्ट किया था इस पर, और मेरी सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट सेट है कि व्हेनेवर आई डू एक्सपोर्ट तो इट एक्सपोर्ट्स इन FBX फॉर्मेट। ठीक है, FBX फिल्म बॉक्स फॉर्मेट है जो कि ऑब्जेक्ट्स को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता है। मैंने पहले बताया था कि जब आप FBX में एक्सपोर्ट करोगे तो आप उसको यूनिटी में, 3D Max में या ऑनलाइन स्केच फैब की किसी भी वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हो। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट हो गया, जैसे JPG है पिक्चर्स का, तो समझो FBX इस टाइम ग्राफिक्स की 3D फाइल्स का एक फॉर्मेट बनता जा रहा है। हर एप्लीकेशन इसको सपोर्ट करती है। बहरहाल FBX में एक्सपोर्ट किया और फिर नई फाइल करके मैंने इसको इंपोर्ट किया अपने सीन के अंदर, तो समहाउ ये इसकी ज्योमेट्री नीली पीली काली पीली हो गई। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ न्यू सीन अगेन, डोंट सेव, फाइल, इंपोर्टेड अगेन पिरामिड, और मैं दोबारा इंपोर्ट किया, मैं यहाँ पर आया और फिर मैंने चेक किया कि यस अभी भी ये नीला पीला काला मौजूद है। पहला काम तो ये करूंगा, ऑब्वियसली मेरी ग्रिड इधर है और ऑब्जेक्ट इधर चलेगा, तो मैं उसको सेलेक्ट किया पूरे सबको। ठीक है, आई एम होपिंग कि ग्रुप होगा। W प्रेस किया तो पिवट पॉइंट पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने एक बताया था शुरू में भी कि माया के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं या मूव कर रहे हो तो समटाइम्स का पिवट पॉइंट इधर उधर हो जाता है। तो उसको सेट करने का तरीका ये है कि गो इनटू मॉडिफाई, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर पिवट, अंडर पिवट कैटेगरी, इस पे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट उसका सेंटर पे आ जाना चाहिए।
इसका मतलब इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं भी आता हूँ इसमें। एंड देन फाइनली इस पूरे मॉडल को सेलेक्ट किया एंड अगेन मॉडिफाई सेंटर पिवट, इसका पिवट पॉइंट सही जगह पे आया। इन दोनों हजरात को उठा के हमने इधर रखा। अब जो ये ब्लैकनेस है ये पहले तो खत्म करो। ये ब्लैकनेस खत्म होगी किस वजह से, जो लास्ट टाइम आपके साथ भी एक प्रॉब्लम आया था दैट इफ आई सेलेक्ट द ज्योमेट्री इवन दो इसको अगर मैं मटेरियल भी चेंज करूं सब कुछ करूं फिर भी ऑब्जेक्ट हमें नजर सही से नहीं आएगा। वजह ये है दैट माया में बाय डिफॉल्ट क्या है कि हर ऑब्जेक्ट की दो साइड्स, एक साइड फ्रंट वाली है वो सही दिखाता है, जो बैक वाली साइड है उसको फिलहाल वो ब्लैक कर देता है जस्ट टू इंडिकेट। तो मुझे जो लग रहा है प्रॉब्लम वो ये है, लेकिन इसको चेक करने के लिए अगर मैं यूवी में जाऊं ऑटोमेटिक मैपिंग करूं तो भी सही है, क्योंकि समटाइम्स मैपिंग खराब हो सकती है। उसका भी फर्क नहीं पड़ा तो कंट्रोल जेड कर दिया। समटाइम्स हो सकता है कि टेक्सचर डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो मैंने इसको असाइन न्यू मटेरियल किया और इसको एक नया मटेरियल दे दिया और मटेरियल का फॉर एग्जांपल मैंने कलर चेंज कर दिया इनटू ग्रीन। आई कैन सी कि कुछ फेसेस पे ग्रीन आया बाकी पे नहीं आया, इसका मतलब अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि इफ आई सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड इफ आई लुक एट इट तो कुछ फेसेस ब्लैक हैं, कुछ जो है नॉर्मल कलर आ रहे हैं। मतलब ये कि ज्योमेट्री के मैश डिस्प्ले में जाओ, इसको कर दो रिवर्स। जब रिवर्स करोगे तब भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें बहुत सीरियस मसला है। एक मिनट, सेट टू फेसेस, हाँ सही हो यार, ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक, मैंने आके मैश को किया रिवर्स, तो रिवर्स में भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी इस ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मौजूद है, जो रिवर्स से भी सही नहीं हुआ। तो फिर मैश डिस्प्ले में जाके कुछ एक और ऑप्शन है, फिर ये मैं उमूमन लकी गैस करते हैं कि आप तुक्के मारना शुरू करो कोई एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले रिवर्स था, सेट नॉर्मल एंगल एक है कि हर फेस की थोड़ी सी डायरेक्शन या उसके एंगल्स को सही करो। सेट टू फेसेस एक ऑप्शन है कि जो नॉर्मल्स हैं वो सेट टू फेसेस करो, या आपकी नॉर्मल एंगल सही करो। आई थिंक अप्लाइंग क्लोज इसने भी सही नहीं, एक मिनट अभी तो किया था यार। ओ भाई, डिस्प्ले सेट टू फेसेस रिवर्स, ठीक, अभी इसने सही कर दिया पर इसको ब्लैक कर दिया। ये हजरत ऑलरेडी ब्लैक, राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल नंबर 3। ये सब खराब होना शुरू हो गया, या अल्लाह। तो उसी फाइल में ही अच्छा था यार। चलो इसको वाइट फ्रेम में, इस मसले को कैसे सही करूँ मैं? डिस्प्ले सेट रिवर्स, वही अच्छा लग रहा था। अच्छा, ठीक। सो बेसिकली डिस्प्ले सेटिंग्स में आके हम थोड़ी सी एक टूल्स के साथ टेम्पर करते हैं। रिवर्स क्या करता है कि जो फेस बाहर था अंदर, अंदर का बाहर कर देता है। तो समटाइम्स ये होता है कि जो अंदर वाला फेस है वो बाहर आ जाता है, तो रिवर्स करने से डायरेक्शन हमें सही मिल जाती है। तो कहीं कहीं रिवर्स इज वर्किंग, कहीं पे रिवर्स काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री मैच डिस्प्ले, रिवर्स डजंट रियली वर्क, तो इसने काम नहीं किया। फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करके मैं इसमें आ जाऊंगा और इसमें फिर एक ऑप्शन है सेट नॉर्मल एंगल, सेट टू फेस एंड सेट वर्टेक्स नॉर्मल। अब वर्ड नॉर्मल का मतलब ये कि माया जब फेस को कैलकुलेट करता है, तो याद है मैथमेटिक्स में एक नॉर्मल्स पढ़ते थे जो बेसिकली पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द ज्योमेट्री का ऑप्शन आया था, या टेंजेंट्स आप कह लो, टेंजेंट के वर्ड हम पढ़ते थे। तो बेसिकली जब फेस बनता है ना, तो इस फेस की डायरेक्शन को ऐसी इस तरफ, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं कि वर्चुअल नॉर्मल वर्ड आता है। तो वो उस फेस से डायरेक्शन पॉइंट करता है कि यार ये सीधा वाला हुआ या ये सीधा वाला हुआ, ये हम कैसे डिसाइड करें? मेरा हाथ है तो ये सीधा ये हाँ होगा, ये सीधा ये होगा, ये हेड है या ये टेल है, या ये टेल है या ये हेड है, ये हम कैसे डिसाइड करें? ठीक है, उसमें कहते हैं कि उन्होंने कहा इसीलिए जब इसको कैलकुलेट करो तो नॉर्मल एक उन्होंने रखा है, जिस तरफ नॉर्मल पॉइंट होगा वो उसका सीधा वाला हिस्सा होगा। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके हम नॉर्मल्स बाय द वे वैसे देख भी सकते हैं। इफ आई गो इनटू डिस्प्ले पॉलीगॉन्स एंड टेंजेंट्स फेस नॉर्मल्स, ठीक, यस। सो यू कैन सी दिस कि उसके जो डॉट्स हैं वो छोटे छोटे से आपको लाइंस। इफ आई कैन इंक्रीज द फेस नॉर्मल साइज आई थिंक इतनी बड़ी काफी है, यप, ठीक। एंड यू कैन सी दिस नॉर्मल साइजेस। तो ये जो नॉर्मल की है, ये फेस के सामने उसने एक लाइन निकाली हुई कि हर फेस की डायरेक्शन किस तरफ है। तो वो ऑलरेडी हमने रिवर्स कर दी थी तो अंदर वाली बाहर आ गई, या इसको आप सेलेक्ट करके जब रिवर्स करोगे तो नाउ यू विल सी दिस के जितने नॉर्मल्स हैं नाउ बेसिकली इफ आई गो इनसाइड तो दे विल बी पॉइंटिंग इनसाइड, और अंदर से हजरत जो है वो बड़ी खूबसूरत सा लुक दे रहा है कि यहाँ से सही है, बाहर से खराब हुआ काला। फिर इसको सेलेक्ट करके जब मैंने रिवर्स किया तो भी ये रिवर्स, पर अभी भी कलर जो है वो अंदर से सही है, बाहर से काला नजर आ रहा है, हालांकि नॉर्मल्स भी मैंने बाहर की तरफ पॉइंट कर दिया।
फिर डिस्प्ले में गया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट टू फेसेस का। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो नॉर्मल्स है उसकी भी डायरेक्शन और एंगल या कुछ ऐसे सेट टू फेसेस कर दो कि जिस तरफ फेस है या जो कलर है ये भी नॉर्मल्स के साथ परपेंडिकुलर कर दो। अब उसने मैचिंग सही की और अब मेरे फेस यहाँ से सही हो गया। ठीक है, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल एरर्स आ जाते हैं, स्पेशली जब आप मॉडल किसी और सॉफ्टवेयर या पुराना फाइल से इंपोर्ट करो। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ये जो फाइल थी मेरी, दिस फाइल इज मेड इन 2006, ठीक, और ये 2006 की फाइल है जो आज मैंने फिर 10 साल के बाद एक्सेस की। तो खुली तो सही, पर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो उस चक्कर में वो खराब हो गई। आई थिंक मैंने कहाँ सेव की हुई थी, इसमें भी नहीं माया डेटा किधर गया दुश्मन भाई। 2004 correct scenes locations, ठीक है। 2005 की फाइल्स है, पुरानी मेरी फाइल्स पड़ी हुई है। तो किंग सिटी जो थी अभी फाइल मैंने खोली थी तो 2005 की लास्ट टाइम मॉडिफाई की हुई थी, ये बहुत 10-12 साल पुरानी फाइल है। तो अब जब उसको लेटेस्ट वर्जन हमने खोला है तो ये थोड़ा सीन्स के साथ प्रॉब्लम आ गई। बहरहाल अच्छा है, समटाइम्स ये हो जाता है क्योंकि ये होता है जब आप नेट से भी फाइल डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर 3D मॉडल्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हम डाउनलोड करते हैं पुरानी फाइल्स, तो ये फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ भी वही हुआ है प्रॉब्लम, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ है, इनके साथ भी वही सेटअप। तो इफ आई सेलेक्ट दिस, गो इनटू मैश डिस्प्ले, इसको मैं रिवर्स करूं तो इसने सही नहीं किया, पर रिवर्स का मतलब इसने नॉर्मल से सीधे किए होंगे, उसके बाद मैंने सेट टू फेस कर दूंगा, अब ये स्टेयर्स आपके सही हो गए। यहाँ पे क्या फेस प्रॉब्लम हुई कि इफ आई गो इनटू दिस सेट टू फेसेस करो और इवन या रिवर्स करूं तो जो ब्लैक है वो रेड हो रहा है, मतलब इसके उसने कहानी उल्टी की है। कुछ फेसेस अंदर के सही हैं, कुछ फेसेस बाहर के सही हैं, ठीक, मतलब ये और ज्यादा खराब हो गया। तो इसको फिर बड़ा आराम से कहानी ये हो सकती है कि राइट क्लिक करके फेस में जाओ, इस फेस को सेलेक्ट करो, इसी तरह से इस फेस को, इसी तरह से वो जो काले नीले पीले फेसेस हैं उनको बैक वक्त आप सेलेक्ट करो, ठीक, ये भी हो गया। आई थिंक ये ऊपर काला गया, नीचे के जो काले फेसेस है सेलेक्ट करके सिर्फ इनको आप सेट टू फेसेस करो या इनको आप कर दो रिवर्स, अब वो आपकी ज्योमेट्री जो है सही हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से इस वाले भाईजान के अंदर गए, फेस में गए, ये फेस ये फेस ये फेस, तो ये जो इंडिविजुअल फेसेस थे ये उम्र बहुत कम होता है, बट ये बिकॉज मेरी फाइल बहुत पुरानी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे साथ पेश आ गई। तो ये ऊपर के फेसेस अगेन इनको साथ किया और ये भी मैं पता नहीं रिवर्स, चला ये भी ठीक हो गया। फाइनली बचे ऑब्जेक्ट मोड, ये वाले हजरात, एंड आई थिंक इफ आई सेलेक्ट ऑल दिस, इन सबको रिवर्स कर दिया और इन सबको सेट टू फेसेस। यार ये तो एक एक को करना पड़ेगा, ला ला एक एक को अलग पकड़ के करना पड़ेगा यार दवाई। चलो पहला दफा करो इसको। व्हाट आई वाज डूइंग कि मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने कहा यार मुझे हट ये चाहिए, बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे आके मैंने इसकी लेयर्स प्रीवियस वाले डिलीट कर दी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं बनी हुई, इसको सेलेक्ट किया मैंने तमाम पूरे ऑब्जेक्ट्स को, लेयर एडिटर पर आया। अब 2016 में 3 इन्होंने नए बटन दे दिए, 4 अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल 2007 तो उसमें एक ही बटन दिया हुआ है क्रिएट लेयर का। तो पहले आप लेयर क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने प्लस पे क्लिक किया तो क्रिएट एम्प्टी लेयर हो जाएगी। 2007 में क्रिएट एम्प्टी लेयर का बटन ये किया तो नई लेयर आ गई, इस लेयर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे हमने क्लिक किया, तो जो ऑब्जेक्ट था आपका उस लेयर के अंदर ऐड हो गया। ठीक, अब वी किया तो गायब हो गया। ठीक है, तो टेम्पलेट और फिर इस पर राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट्स में गए, यहाँ पे मैं बाउंडिंग बॉक्स कर दूं तो सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है मेरे पास। मैं नहीं चाह रहा कि बाउंडिंग बॉक्स फुल हो पर इस पर टेक्सचर ना हो या शेडिंग नजर ना आए। आई कैन कंट्रोल दैट। प्लेबैक में वापस नहीं, मुझे नजर नहीं आना चाहिए। इसकी कलर थीम जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ फ्रॉम टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट किया हुआ है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कह सकता हूँ कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, तो ये वाइट हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल व्यू में जाके, या अगेन वाइट फॉर एग्जांपल ग्रीन, तो ग्रीन हम उसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा लेयर के साथ खेलना है और फिर ऑब्वियसली डबल क्लिक ऑन दिस लेयर एंड मेक श्योर कि मैं दे दिया कि ग्राउंड रूम। ठीक, तो मेरे पास ग्राउंड रूम करके लेयर आ गई, सो आई कैन अंडरस्टैंड। इसी तरह से दूसरा घर या जितने भी मॉडल्स होंगे हर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, क्लिक, और अगर 2006 यूज कर रहे हैं तो यहाँ ये जो बटन है ये इंडिकेट कर रहा है क्रिएट न्यू लेयर विद सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर डाल देगा।
यहाँ पे क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, इसके अंदर आ गया। इस पर अगेन डबल क्लिक किया, लेयर एडिटर आ गया। मैं इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल किंग पैलेस, पी ए पैलेस की क्या होगा, पी ए एल सी पैलेस फॉर एग्जांपल। ये इसमें आ गया। अगेन इसकी अब मैं हर ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं इस हद तक कि अब ऑब्वियसली इसमें ग्राउंड आएगा तो आई गो इनटू क्रिएट पॉलीगॉन्स एंड अगर मैं प्लेन बनाते हैं तो थोड़ा सा प्लेन बना देता। अब मैं काम करते बार बार प्लेन चुभ रहा है मुझे, तो मैं इस प्लेन को भी फॉर एग्जांपल फिलहाल सेगमेंट दे दिया ताकि ग्रिड रहे, और फिर एक नई लेयर बना के इसका नाम दे दिया हमने GROUND ग्राउंड प्लेन। इसको अलग लेयर में डाल दिया और इसको भी रेफरेंस कर दिया ताकि अब प्लेन जो है मेरा बैकग्राउंड में बार बार सेलेक्ट ना होता फिर। तो वी कैन इवन कंट्रोल दैट। ये एक लेयर बन गई। फिर मुझे पैलेस नहीं देखना, सीन ऑलरेडी बहुत हैवी हो गया, तो मैं किंग के पैलेस में जाएंगे, राइट क्लिक किया, एट्रीब्यूट एडिटर खोला, इसको बाउंडिंग बॉक्स कर दिया। अब ये होगा कि अगेन व्यू पोर्ट मेरा जो है बड़ा फास्ट और आराम से चलेगा। मैं इसको सेलेक्ट काम करना था, अगेन इसकी लेयर में गए, क्राउन पैलेस पे राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट एडिटर, इसको फुल डिटेल करके मैंने टेक्सचरिंग ऑन कर दी और मैं अब इस पे जो काम मुझे करना है मैं करूंगा। बैकग्राउंड मेरा सारा बड़ा लाइट वेट मेरे पास मिल जाएगा। एक लेयर का हमारे पास एडवांटेज ये मिल जाता है। इस तरह से 400 ऑब्जेक्ट्स हैं, 500 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ 10-12 बिल्डिंग्स आती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सीन का बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा फिर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि इतने बड़े सीन्स में मुझे ऑब्जेक्ट्स को मैं मूव कैसे करूं। ठीक, सो फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव करा देते हैं, सीन्स प्रॉप्स सीन्स, मैंने माया में सीन्स सेव करा दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो अब इतने बड़े सीन्स को मैं कैसे मूव करूं, व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस कंट्रोल जी, ठीक, एंड देन इफ आई गो इनटू माय विंडो आउटलाइनर, तो एक आउटलाइनर विंडो ओपन हो जानी चाहिए, शो ऑब्जेक्ट्स, लेट मी जस्ट क्लियर बिलो। ठीक, देख हमारे पास किंग सिटी, इसके अंदर किंग सिटी, इनफैक्ट मैंने कंट्रोल जी नहीं, मैंने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, सिटी को कंट्रोल जी प्रेस किया तो एक ग्रुप हो गया। ठीक, उस ग्रुप को मैंने नाम दे दिया, मैंने दे दिया कि यार CROWN क्राउन PLS क्राउन पैलेस, और मैं यहाँ पे आके इस क्राउन पैलेस को सेलेक्ट, तो ये ग्रुप हो गया। ठीक, इस ग्रुप को उठा के हमने बाहर रखा, ये मेरे पास एक अलग ग्रुप, ये किंग सिटी का हमने पूरा अलग ग्रुप बनाया हुआ है, प्लेन हमारे पास अलग बना हुआ है। सो मेक दिस अ हैबिट कि आप चीजें बनाओ और फिर उसको ग्रुप कर दो, और जब ग्रुप करोगे तो जब W प्रेस किया, अगेन पिवट पॉइंट पता नहीं कहाँ चला गया, तो मॉडिफाई में गए, मैं इसको सेंटर पिवट कर देंगे तो पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। अब जब आपको मूव करना है तो फॉर एग्जांपल आप पूरा सीन अपना माया का सेलेक्ट करो। हो सकता है कि मुझे पूरे सीन को इंपोर्ट करना है या ऑर्गेनाइज करना है, तो पूरे सीन को सेलेक्ट किया एंड इस कंप्लीट सीन को कंट्रोल जी कर दिया एंड मैंने इसको नाम दे दिया होल CITY सिटी। अब जब मैं इस आउटलाइनर में आऊंगा, होल सिटी पे क्लिक करूंगा, तो नाउ आई कैन मूव माय एंटायर सिटी। एंड ऑब्वियसली कुछ चीजें टेम्पलेट होंगी, कुछ कैसे होंगी, तो मेरी नेविगेशन मूवमेंट भी बड़ी आसानी से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो ये एक दूसरा हो जाएगा जब आपके बहुत सारे सीन्स आ जाते हैं, ट्राई टू मेक दिस हैबिट कि थोड़ा सा उसको लेयर्स में रखो, ग्रुप्स में रखो, ताकि आप उसको ऑर्गेनाइजेशन वाइज मैनेज कर सकें। ठीक है, और उसके बाद इसको आपके फिर लेयर्स में डालते गए, थोड़ा सा सीन का स्ट्रक्चर जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना समझ में। तो जब ग्रुप कर लोगे तो फिर पूरा ग्रुप सेलेक्ट करो, आप कहीं उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली फिर इसमें आगे एनिमेशन में चल के हम कुछ ये काम भी करते हैं कि यार मैं बार बार ग्रुप को कैसे सेलेक्ट करूं। तो ग्रुप सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली इस क्राउन पैलेस सेलेक्ट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप प्लस पे जाके चेक करो तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स आ गए। किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करके जब आप अप एरो प्रेस करोगे तो इसका मतलब आप उसका पेरेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसके पेरेंट को सेलेक्ट कर देगा। इसकी सिलेक्शन भी बहुत हद तक आसान हो जाती है कि भाई जब सब पूरे सिटी ग्रुप में तो अप एरो प्रेस कर दो तो आ जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने हर चीज को ग्रुप 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 किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इस ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को उठाया और मैंने कहा ये जो थे इनका एक अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया अलग ग्रुप। फिर मैंने छत को उठाया, इसको अलग कंट्रोल जी कर दिया, इनको उठाया अलग कंट्रोल जी कर दिया, इसको उठाया अलग कंट्रोल जी कर दिया, घर वगैरह ये स्टेयर सारी अलग कंट्रोल, इसको अलग कंट्रोल जी कर दिया। एंड इफ आई गो इनटू क्राउन पैलेस तो सी मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, और फिर मैं एक ग्रुप को दूसरे के अंदर और दूसरे को तीसरे के अंदर और इस तरह से एक बड़ी गंदी हायरार्की से बना दूं। इवेंचुअली होगा कि मैंने एक को सेलेक्ट किया, अप एरो अप एरो अप एरो अप एरो प्रेस करते जाओ तो आपका पेरेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने ग्रुप के अंदर का ग्रुप, ग्रुप के अंदर के ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप भी अगर आप बना लो
तब भी जब आप एक एरो प्रेस करोगे तो वन पेरेंट पे, दूसरा पेरेंट पे, तीसरा पेरेंट, तो करते करते 3-4 दफा आप एरो प्रेस करो, इवेंचुअली आपका पूरा शहर सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक बिल्डिंग एक ग्रुप, दूसरा बिल्डिंग दूसरा ग्रुप, तीसरा बिल्डिंग तीसरी ग्रुप, बिल्डिंग के अंदर खिड़कियां अलग ग्रुप है, दरवाजे अलग ग्रुप हैं, वॉल्स अलग ग्रुप हैं, अलग उसकी बिल्डिंग के जो बॉर्डर्स वाटर है वो अलग अलग ग्रुप, सारे एक साथ करके आप एरो प्रेस करोगे, टिक 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 करते हुए हायरार्की में जाते हुए पूरी बिल्डिंग आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। और वो सारी उठा के फिर आपने लेयर में डाल दी, तो जब जरूरत में नहीं है मैं उस सबको हाइड भी कर दिया, अब मैं सिर्फ जो स्टैंडर्ड एक ऑब्जेक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। ठीक, अगर मैं नहीं तो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसको विजिबल रखूंगा और बाकी चीजें गायब कर दूंगा। तो थोड़ा सा माया में काम करना आसान हो जाता है। इस तरह कि आपका अगर सीन हैवी हो गया तो सीन को लेयर में डालो, हाइड करो, या उसको बाउंडिंग बॉक्स कर दो। अगर आप हाइड नहीं करना चाह रहे तो आपकी सूरत में बॉक्स में आ जाएगा। बाउंडिंग बॉक्स आई बिलीव रेंडरिंग में फुल ऑब्जेक्ट की सूरत में नजर आ रहा था। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये टेक्सचर नहीं है तो इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है रेंडरिंग। इफ आई सेलेक्ट दिस, हाँ, तो ये बेसिकली रेंडरिंग में तो हमारे पास पूरा नजर आएगा। ठीक है, व्यू कोड में सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स नजर आएगा। हाँ, इसको अगर आप गायब कर दो अब ये रेंडरिंग में नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो चीज यहाँ से गायब हो गई। तो रेंडरिंग करते हैं तो हम इसको विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, पर भले वंस मॉडल कंप्लीट हो गया बाउंडिंग बॉक्स कर दो, बाउंडिंग बॉक्स रेंडरिंग में फुल नजर आएगा। तो एडवांटेज ये मिलता है कि बाउंडिंग बॉक्स भी हो, आपका व्यू कोड हैवी नहीं होता और आप आराम से एंड में काम कर रहे होगे, रेंडरिंग में बाउंडिंग बॉक्स पूरी फुल फॉर्म में रेंडर हो जाता है। ठीक है, इससे सीन आपका बड़ा हैवी, अभी जैसे आप पूरी बिल्डिंग दिखा रहे हो, 400 बिल्डिंग है, तो सीन इतना हैवी हो गया कि आप उसको कैसे काम करोगे। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि यू हैव टू वर्क विद दैट। ठीक, ये चलो 10 मिनट की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं आपके सीन को भी आराम से बैठ के। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.